रहा था कि देखो आपको एक लूप चलाना है। लूप से जो भी शीट का नाम है ना वो सारे शीट का नाम यहाँ पे लेके आना है आपको, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो चलो ला के दिखाता हूँ मैं। अभी के लिए यहाँ पे कुछ शीट का नाम ऐड कर दो, और जैसे किसी एक का नाम बदल देता हूँ। आपको लगे ना कि सबका नाम शीट 1 शीट 2 3 है, तो इसका नाम मैं अप्रैल कर देता हूँ। मैं कुछ भी कर लो, और मैं यहाँ पर हूँ। मैं अभी के लिए मैं कहता हूँ कोड हमेशा मॉड्यूल के अंदर लिखा करो, तो मॉड्यूल यहाँ से ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सब करके लिखता हूँ मैं। देखो मैं चाहता हूँ कि आप ना लिखोगे यहाँ पे शीट का नाम, तो मैं चाहूँगा कि पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ पे लिखे। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जहाँ से शुरू करने का मन करे वहाँ से शुरू करो। तो पहली बार चलेगा तो लिखेगा A2 में, फिर एक चक्कर लगेगा तो A3 में, यानी कि एक एक आगे बढ़ेगा। मैं ये चीज़ें चाहूँगा, तो एक वेरिएबल ले लो। तो मैं कहूँगा फॉर आई, एक से चलना शुरू करेगा ये। मेरे पास 3 शीट है तो लिखूँगा 3 बार चलेगा ये। नेक्स्ट लिखोगे आप, और लिखना कहाँ पे मुझे A1 में लिखना है। और A1 में कहाँ पे, वो शीट 1 पे, नहीं तो ना बदलने लगेगा। तो मैं कहूँगा वर्कशीट्स शीट 1 पे लिखेगा। रेंज ये लिखोगे, और इसे आई के साथ कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कहूँगा वर्कशीट। देखो यहाँ पे इसे जब लिखते हैं ना, इसे ध्यान से समझोगे तो यही बताता है। ये लिखा है इंडेक्स। वर्कशीट को आप ना नाम से भी कह सकते हो, इंडेक्स के पोजीशन से भी कह सकते हैं, यानी पहली शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे आई कह देता हूँ। और क्या चाहिए, उस शीट का मुझे नाम चाहिए भाई, तो डॉट नेम लिखोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली बार लूप चला रहा हूँ मैं। पहली बार आई की वैल्यू 1, तो रेंज A1 में शीट 1 के A1 की जो वैल्यू है उसमें जो शीट 1 का नाम छप जाएगा जाके। वहाँ पे गलत है, शीट 1 होगा, 1 अपने में क्या चीज 1 मेंशन नहीं किया आपने, शीट 1 होगा ना, शीट 1 डॉट रेंज। अच्छा, तभी वो बोल रहा है कि देखो, अच्छा ये बोल रहा है ना कि सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ द रेंज। ये वाला कुछ एरर आता है ना, ये धीरे धीरे एरर पहचानने लगोगे। ये लिख रहा है रन टाइम एरर 9, ये एरर का कोड है, और जो उसके बारे में लिख रहा है ना कि वो सबस्क्रिप्ट है ही नहीं जिसे तुम तलाश रहे हो। तो भाई शीट नाम से कोई भी शीट नहीं है, उसका नाम शीट 1 है। ठीक है, तो 1 कर देता हूँ मैं। अब ये लिखेगा तो देखो शीट 1 वहाँ पे जाके उसने लिख दी। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जाके जो A2 में लिखेगा, सेकेंड वाली शीट का नाम लिखेगा। तो देखो अप्रैल लिख रहा है। एक बार और चलाओगे, शीट 3 का नाम लिखेगा। ठीक है, अब लूप 3 बार हो चुका है। अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। लूप मेरा 3 बार ही चलना था, 4 बार चलेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा काम करना था। चलो कोई नहीं, कोशिश करना जब भी टाइम मिले तो प्रायोरिटी बेसिस पे। मैं अभी धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि लूप थोड़ा पहली बार देख रहे हो तो लूप थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, बट बहुत ही कमाल का लूप होता है। लूप के बिना आप मतलब सोच नहीं सकते कोड करना। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस मस्ट करो, लाइटली मत लो लूप को। चलो अब तक देखो जो लूप आपने सीखे हो, नाउ एक और लूप है, सबसे बढ़िया लूप है ये। ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉर ईच लूप है। ये भी इसी के जैसा लिखा जाएगा।
कोई भी एक लूप समझ गए ना आपने तो सारे लूप समझ जाओगे। इसका नाम है फॉर ईच। और इसे नेक्स्ट की तरह लिखते हैं, जैसे फॉर लूप था वैसे ये भी लिखा जाएगा, इसमें भी नेक्स्ट होता है। ठीक है, देखो ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को अब की बार डिक्लेयर कर करके लिखेंगे। ठीक है, तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, मेरे 3-4 तरीके के वेरिएबल्स मोस्टली यूज होंगे। एक होता है मेरा इंटीजर। इंटीजर जो यूज करोगे ये होता है नॉन डेसिमल के लिए। ठीक है, तो जैसे i की वैल्यू है ना, i मेरा अभी के लिए कुछ भी हो सकता है। i को अगर आप कहोगे i में जैसे 1-2 हो रहा है, आप कहोगे कि i में 25 हो जाए, 10.5 हो जाए, राम हो जाए, श्याम हो जाए, तो i में अभी के लिए कुछ भी स्टोर कर पाओगे। ठीक है, जैसे अभी आपने लिखा है i बराबर 1, पहली बार लूप चला तो 1 हो गया, दोबारा 2 हो रहा है, तिबारा 3 हो रहा। अगर आप i में राम भी लिख दोगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा वो। आप ऐसे लिखोगे i बराबर राम, तो i अच्छा स्ट्रिंग होगा तो आप ऐसे लिखोगे। तो इसका मतलब यह है कि i में राम लिखा है, जैसे हम मैथ में कहते हैं x बराबर 5, तो यानी कि x की वैल्यू हमने 5 मान लिया। तो इसी तरीके से इसमें भी कहते हो i बराबर राम, तो इसका मतलब ना i की वैल्यू आपने राम मान लिया है, जहाँ पे राम लिखने की जरूरत पड़ेगी i लिख दोगे तो वहाँ पे राम लिखेगा। तो अगर जब आप डिक्लेयर कर दोगे तो उसमें अब उसी टाइप की चीज़ें स्टोर होंगी। अगर आपने यहाँ पे लिख दोगे कि डिम आई एज इंटीजर, ऐसे करके लिखा जाएगा, ऐसे वेरिएबल बनाया जाता है। पहले बना नहीं रहे थे तो भी काम कर रहा था, तो जब नहीं बनाते हो ना नाम लिख के, तो वो कुछ भी स्टोर करोगे कुछ भी कर लेगा। अगर आप बोल देंगे इंटीजर ही स्टोर करना है तो अब ये राम इसमें नहीं जा पाएगा, राम नहीं स्टोर होगा। अगर आप यहाँ पे तारीख दोगे तो भी स्टोर नहीं करेगा। इसमें अगर मान लो आपने लिखा 10.86, तो अब ये आपने बोला है इंटीजर ही स्टोर करेगा, तो 10.86 ये इंटीजर नहीं, ये डेसिमल वैल्यू हो गई, ये नहीं स्टोर होगी, खाली 10 ही स्टोर होगी उस केस में। तो दशमलव वैल्यू स्टोर करानी होगी तो उसके लिए आप डेसिमल लोगे। वैसे डेट स्टोर करानी होगी तो डेट के लिए डेट डाटा टाइप है। अगर स्ट्रिंग स्टोर करानी होगी तो आप लिखोगे स्ट्रिंग। ठीक है, 4 चीज़ें मेनली है, इसके अलावा भी और कुछ भी है। जैसे देखोगे इसके अलावा आपके पास बाइट होगा, डबल होगा, हर एक का अपना मतलब है। जैसे इंटीजर अगर आपने आई लिया होगा, तो इंटीजर अगर आपने आई लिया है ना, तो सब उसकी एक लिमिट है, वो ये लिमिट है आपकी 32,767। ठीक है, यानी इससे बड़ी वैल्यू ये होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आपको इंटीजर आपने लिया, चलो जैसे मैं कहूँ डिम आई एज इंटीजर, एक और लिया आपने डिम जे एज इंटीजर, एक और आपने लिया डिम आंसर नाम दे देता हूँ एज इंटीजर। ठीक है, चलो तो मैं कहता हूँ आई की वैल्यू भाई रखो 20,000, जे बराबर भी आपने रख दिया लाइक 15,000। ठीक है, और सी बराबर आपने रखा आई प्लस जे। और आप कह रहे हो कि जो सी में चीज़ें आ रही ना सब मैसेज बॉक्स में मुझे दिखाओ, तो मैसेज बॉक्स में मैंने सी लिखा। तो देखो आपका हो जाएगा 20,000 में 15,000 आपने जोड़ोगे, हो जाएगा कितना 35,000। तो देखो इसकी लिमिट इंटीजर की ना 32,767 तक ही स्टोर कर पाएगा। तो सी वाला जो है वो आउट ऑफ एरर का आ जाएगा। इसका एरर एग्जैक्टली याद नहीं है,
बट इसको कुछ ऐसा ही लिख के आएगा, आउट ऑफ स्कोप या ऐसा ही ओवरफ्लो का एरर आएगा, सॉरी ओवरफ्लो बोलेंगे। देखना सी वाला होल्ड नहीं कर पाएगा, भी एरर आ जाएगी आपके सामने। देखो आई स्टोर हो गया क्योंकि वो 32,000 से कम है, इंटीजर है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ओवरफ्लो का एरर आ गया। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि ये उसकी मेमोरी से बड़ी हो गई है वैल्यू, इसलिए ये नहीं स्टोर कर पा रहा है। ठीक है, अगर आपको देखने का मन करे प्रॉपर तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक कर पाओगे आसानी से। तो मैं यहाँ पे SQL सर्वर में, अरे सॉरी, VBA डेटा टाइप लिखोगे, आपको पहली जो लिंक मिलेगी उसे ओपन करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, कहाँ गया इंटीजर मेरा, ये है, ठीक है। -32,768 से लेके प्लस में 32,767 तक वो स्टोर कर पाएगा, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकेगा वो। बाइट में भी बता रहा है कि 2 बाइट का जगह खाएगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है। बाइट बहुत छोटा होता है, आज के सिस्टम के हिसाब से छोटा है, लेकिन ये अगर आप 20 साल पीछे जाके देखोगे तो उसके हिसाब से ये स्पेस काफ़ी था, क्योंकि उस जमाने में 1 GB की रैम लगती थी कंप्यूटर में। आज सबके कंप्यूटर में लगभग 16 GB 32 GB बहुत मामूली हो गया है, 8 GB, लेकिन उस जमाने में 2 GB बहुत बड़ा नंबर होता था। ठीक है, तो हमें जब भी प्रोग्राम करना होता था तो बहुत ही वाइजली लेते थे डेटा टाइप। आज भी मतलब कि वाइजली लेना चाहिए, बट ले लेते हो तो कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास अब रैम तो चुके हैं 16 GB 8 GB बहुत बड़ा नंबर होता है। अगला देखोगे यहाँ पे कि अगर वो बट सी 32,000, को आपने यहाँ पे डिक्लेयर तो किया नहीं है कि वो इंटीजर है कि क्या है, तो फिर तो आना चाहिए था ना। कहाँ पे क्या बोले दीक्षा? सी को आपने तो डिक्लेयर नहीं किया ना कि वो इंटीजर ही है, अच्छा 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 फिर अच्छा 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 सी को भी स्टोर ग्लोबल नहीं करा है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ मैं, बट देखो वो डिफॉल्ट बनता है, डिफॉल्ट जब भी बनेगा तो वो वेरिएंट डेटा टाइप बनता है, वेरिएंट जो मेरा बनता है आगे पीछे की चीज़ें देख के उसी के अकॉर्डिंग बन जाता है। अब कंप्यूटर को ये लग रहा है कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो सी को भी मैं इंटीजर टाइप ही बनाऊंगा, तो उसने भी उसे इंटीजर ही बनाया होगा, सी को लिखा नहीं था, सॉरी। ठीक है, अगर इसे मैं डेसिमल में ले लेता ना तब ये वेरिएंट बन जाता है। वेरिएंट का डेटा टाइप बहुत बड़ा होता है, 8 बाइट होता है या 4 बाइट होता है कुछ, तब फिर ये लॉन्ग ओंग बन जाता है। ठीक है, चलो, तो देखो इंटीजर ही था। कुछ लोग सोचते होंगे कि हमें सब ना ऐसा क्यों जरूरत है जब मेरे पास बड़े बड़े डेटा टाइप हैं। जैसे मैंने बोला कि देखो आप डेसिमल ले सकते हो, तो डेसिमल है 14 बाइट का जगह खाएगा, और ये इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है भाई, यानी 7 को ना, आप देख लो, ये है लिखा हुआ, कहाँ गया भाई ये, हाँ, आप इसे जोड़ घटा के देख सकते हो ये लिखा क्या है क्या नहीं लिखा है। ये खरबों से भी आगे जा रहा है। ठीक है, 3 3 6 3 3 का 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 24 3 27 2 28 29, भाई 29 नंबर्स के आसपास तक ये चीज़ें चल रही है। तो इतने में अब दुनिया भर की सारी चीज़ें स्टोर करा लोगे, रुपया पैसा जो भी कुछ भी होगा उस केस में आप डेसिमल लोगे। तो देखो रीजन ये है, कब डेसिमल लेना है, कब आपको क्या लेना है। आप सोचोगे कि डेसिमल मेरा दोनों स्टोर करता है, काफ़ी तक आपकी बात से एग्री करता हूँ मैं, बट जो चीज़ें हमें लेनी है हमें ज़रूरत के हिसाब से अपनी लेनी है। ठीक है, मान लो आप काम कर रहे हो लोगों की एज पर, या आपका डेटा छोटा है, उसमें जो आपका कैलकुलेशन है वो 10-15 हज़ार के आसपास होने वाला, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला, तो उस केस में आप इंटीजर ही लो। ठीक है, जैसे लोगों के मार्क्स बनाने हैं, आपको पता है कि किसी का मार्क्स 100 200 300 400 500 700 800 1800 2000 के आसपास होता है ग्रेजुएशन में, तीनों साल का मिला के, तो उससे ऊपर नहीं जाने वाला, तो उस केस में इंटीजर से काम चल जाएगा आपका। बट अगर आप अमाउंट पर काम कर रहे हो, किसी ऐसा प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल प्रोजेक्ट जिसमें अमाउंट्स की नीड है कैलकुलेट करने की, अमाउंट बड़े बड़े हैं, करोड़ों में है, तो आप जाओ, चाहो तो डेसिमल के साथ जाओ,
चाहो तो लॉन्ग के साथ जाओ, ये लॉन्ग है, ये भी है, 9 अरब के आसपास वैल्यू स्टोर कर लेता है, बहुत बड़ा नंबर है, 9 अरब ना, उससे ज़्यादा ही है यार, 9 खरब में है, ठीक है भाई। तो ये वाला मैं कहता हूँ लॉन्ग स्टोर करो, डेसिमल ना स्टोर करो जब तक की जरूरत ना पड़े, क्योंकि डेसिमल देखो 14 बाइट का जगह खाएगा, ये 8 बाइट का जगह खाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये दशमलव के ना आगे 28 तक वो एक परफेक्टली एकदम से कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। और ये वाला जो है उतना नहीं, बट ये बढ़िया है क्योंकि ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा आपके सिस्टम में। जैसे मान लो आपने 1000 वेरिएबल ले लिया बाइट का, 1000 वेरिएबल ले लोगे तो ये 8000 बाइट का जगह खाएगा, यानी मोटा मोटा कह सकते हैं 8 मेगाबाइट का जगह खाएगा, और ये आपका 1400 मेगाबाइट का जगह खा लेगा उस टाइम तक। अरे नहीं, किलोबाइट का, सॉरी, ये भी किलोबाइट नॉट मेगाबाइट, किलोबाइट, ये 8 किलोबाइट का जगह खा लेगा अगर 1000 बार लोगे लॉन्ग वेरिएबल, और ये 14 किलोबाइट तक का जगह खा लेगा। 14 किलोबाइट का मतलब कि ये 1 MB तो पार ही हो जाएगा भाई, ठीक है, और ये 1 MB से नीचे ही रहेगा। तो थोड़ा बस इतनी सी बातें और कुछ नहीं है। और वैसे ही डेसिमल बता दिया। स्ट्रिंग में आप नाम ओम स्टोर कर पाओगे, जैसे जय हो गया, राम हो गया, और स्ट्रिंग में आप ना नंबर्स वैल्यू भी स्टोर कर पाओगे, जैसे 10 है, ठीक है, 10 भी स्टोर करोगे तो ये स्टोर हो जाएगा, लेकिन 10 को ये ऐसे भी स्टोर कर सकता है, ठीक है, ये टेक्सचुअल वैल्यू लगेगी उसे। बाइट भी आप स्टोर कर सकोगे, देखो बाइट भी इंटीजर के जैसा होता है। बाइट के केस में इसकी जो लिमिट है ना वो 255 तक स्टोर कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये वैसे आइडली बहुत कम लोग यूज करते हैं बाइट को स्टोर करना, बट आपके लिए बता दूं, जैसे एज है तो किसी ह्यूमन की एज ना 250 साल से ऊपर नहीं होती है, 255 से, तो उस केस में आप इसे ले सकते हो, ठीक है। बट वाइडली जो यूज होता है, देखो इंटीजर यूज होगा आपका, लॉन्ग यूज होगा, और स्ट्रिंग, ये 3 चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। और डेट भी यूज होता है, डेट भी यूज होता है वाइडली। तो अब हम वेरिएबल लिख लिख के करेंगे, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो इसमें देखो सारी चीज़ें आपने देख ली, नंबर कैसे स्टोर होंगे, टेक्स्ट वैल्यू कैसे स्टोर होगी, डेट वैल्यू कैसे स्टोर होगी, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा एक बचता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन 4 चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि नंबर्स, डेट, टेक्स्ट और डेसिमल वैल्यू को छोड़कर बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो आपके लिए डेटा टाइप होगा उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये मान लो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए रेंज है, B4 एक सेल है अपने आप में, बट ये एक रेंज है, तो इसको आप कौन सा डेटा टाइप कहोगे, इसे कहोगे ये ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट ना, थोड़ा मेरी बात समझना, आप लोग पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट मैं इसे बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी ऑब्जेक्ट बोला जाएगा ना, तो आप एक बात समझना कि इसके पास ना कुछ फीचर होगा, कुछ एक्शन होगा इसके पास। जैसे एक रेंज देखोगे, रेंज को आप क्या क्या कर सकते हो, रेंज को आप कलर कर सकते हो, ठीक है, रेंज को आप डिलीट कर सकते हो, रेंज को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो रेंज को जो कलर वलर कर रहे हो ना, तो इसका मतलब कि वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, उसे आप रियल लाइफ में समझ सकते हो इस तरीके से, कुछ ऐसा है जिसे फील किया जा सकता है, जिसका कुछ शेप है, जिसका कुछ आकार होगा, रियल में एग्जिस्टेंस होगी उसकी, ठीक है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट समझोगे तो आगे चल के ना बहुत आसान होगा बाकी किसकी फीचर से समझने में। तो इसे हमेशा ऐसे ही समझना। जैसे ये मेरी 3 शीट है, तो शीट का डेटा टाइप क्या होगा, शीट ना ही इंटीजर हो सकती है भाई,
ना ही डेट हो सकता है, ना ही स्ट्रिंग हो सकता है। शीट अपने आप में ये भी एक ऑब्जेक्ट है। लाइक इस शीट को अगर आप देखोगे तो शीट को भी कलर कर सकते हो, ठीक है। शीट को आप कॉपी कर सकते हो, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, शीट को रीनेम कर सकते हो, शीट को डिलीट कर सकते हो, शीट को मूव या कॉपी कर सकते हो, शीट को हाइड कर सकते हो, शीट को अनहाइड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ यहाँ पर नहीं भी लिखी होंगी, ठीक है। तो इट मीन्स शीट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। और ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बोला जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना, इसे हम एक्शन बोलते हैं, इसी को मेथड बोलेंगे प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, ठीक है। इस तरीके से आपका चार्ट हो गया, पीवर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें ना एक तरीके से ऑब्जेक्ट हैं। अभी इस ऑब्जेक्ट पर उतना मत ध्यान दो, बट ये एक पल के लिए जान जाओ कि ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखा हुआ है। अगर हमें इस पे लूप चलाना होगा, अगर मैं लूप चला के मैं बोलूँ कि इसमें भाई जो सारे नंबर है ना, सारे नंबर को आप जोड़ दो कि कितना बन रहा है। तो अगर मैं लूप चलाने के लिए बोलूँगा आपको, तो देखो फॉर लूप से करोगे तो कैसे होगा, और फॉर ईच लूप हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अभी समझ में आ जाएगी आपको। देखो अगर मैं फॉर लूप चलाता हूँ तो उस केस में क्या होगा, तो अगर मैं देखो फॉर लूप चलाऊंगा तो मुझे कितनी बार चलाना पड़ेगा, ये 7 बार चलानी पड़ेगी। एक से चलाऊंगा तो 7 बार चलानी पड़ेगी। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं रो नंबर 6 से चला रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं मैं i बराबर 6, कब तक चलना है, 12 बार। नेक्स्ट लिखा मैंने, ये आई के लिए फॉर चल रहा है तो आई लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ टीम आई एज इंटीजर, ठीक है। तो एक और टेम्पररी वेरिएबल ले लूंगा मैं, देखो जो नाम है वेरिएबल का, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हो, बस ये ना रिजर्व नाम नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि मैं टेम्प का नाम मैं शीट लिखूंगा, या इसका नाम मैं लॉन्ग लिखूंगा, ठीक है, या सब लिखोगे या एंड लिखोगे, तो ये सारी चीज़ें खुद एज ए फंक्शन या मेथड यूज होती है, जिन्हें वीबी खुद यूज करता है। तो वो नाम आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, वो नाम मत लेना, बाकी आप कोई भी नाम ले लेना। तो मैं कहूँगा टेम्प बराबर टेम्प प्लस, मैं रेंज b1 b2 b3 भी कर सकता हूँ, या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं सेल्स लिखोगे, रो नंबर आई, कॉलम नंबर 2, डॉट वैल्यू, और लास्ट में जो टेम्प में आ रही है ना, टेम्प को मैं मैसेज बॉक्स में देख लेता हूँ, मैं आपका जहाँ मन करे वहाँ देखो, बहुत बढ़िया। तो देखो ये कैसे चलेगा मेरा, तो देखो टेम्प में 2 चला गया है, टेम्प में 2 आया है। अब आई की वैल्यू हो जाएगा आपका 6, तो यानी रो नंबर आई की वैल्यू 7 हो गई है, सॉरी दूसरा बार लूप चला है, तो आई की वैल्यू 7 हो गई है।
और कॉलम नंबर 2 बी जो है कॉलम नंबर 2 है, तो पहले टेम्प में देखो पिछले बार का 2 स्टोर है और ये उसमें जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 10 हो गया 12, और लेफ्ट साइड में बैठा है टेम्प, इसमें 12 चढ़ जाएगा, 2 के ऊपर ओवर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार और लूप चलेगा, 1 ऐड होगा, फिर से 1 ऐड होगा, फिर से 5 ऐड होगा, फिर से 9 ऐड होगा, फिर से 1 ऐड हो गया। अब लूप आई की वैल्यू हो गई है 13, बाहर निकल जाएगा, इस पे आ गया। अब इसने जिन सबको जोड़ा होगा देखोगे जो 29 बता रहा है 29, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इन सबको जोड़ने के बाद इसे 29 मिला होगा, ठीक है। लेकिन मुझे सबको जोड़ना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा जो लूप मेरा चल रहा है ठीक है, 6 से 7 बार 6 से 12 बार चल रहा है, लेकिन इनको भी हमें जोड़ना है। तो इस लूप में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम, एक और लूप चलाएंगे हम इसके अंदर फॉर जे। जे कहाँ से चलेगा, जे यहाँ से यहाँ चलेगा मेरे भाई। तो मैं कह दूंगा कि 6, अरे रो कॉलम में चल रहा है तो जे कॉलम नंबर 2 से एफ होता है मेरा कॉलम नंबर 6, 2 से 6 बार चलेगा जी भाई, 2 से 6 बार चलेगा जी। और ये इसे भी नेक्स्ट कहूँगा, नहीं लिखोगे जे तो भी कोई गलत नहीं है, लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आप आई लिखो, इसको सॉरी इसको जे लिखो, इसको आई लिखो, तो गड़बड़ हो जाएगा। जब आप किसी को नेक्स्ट जे नेक्स्ट आई नहीं लिखोगे तो वो खुद समझ जाएगा कि ये किसका नेक्स्ट है, यानी कि ये नेक्स्ट उसे पता रहेगा कि ये नेक्स्ट इसका है, कंफ्यूज नहीं होगा वो। अब देखो टेम्प में मैं लिख रहा हूं, मैं सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू। आप टेम्प इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो देखो समझा रहा हूं ये कैसे चलेगा, इसे देखोगे आप चलेगा कैसा। देखो पहली बार मैं चला रहा हूं मैं, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 6 बार चलेगा, ठीक है। अब अंदर वाला जो है ये 2 से 6 बार चलेगा। अब अंदर जो चीजें हैं वो अपना काम करेगा। अभी आई की वैल्यू 1 बार चला है, लेकिन अंदर वाला 2 से लेकर 6 बार चलेगा। जब ये चल के पूरा हो जाएगा तब छोड़ेगा कंट्रोल, आगे आएगा, जैसे इस पे आएगा तो ये फिर से इस पे आ जाएगा लूप। अभी 12 बार चलना है ना, तो फिर से ये 7 हो जाएगा आई, फिर से ये चलेगा 2 से लेके 6 बार। फिर जब ये लूप पूरा हो जाएगा, 6 बार अंदर वाला पूरा हो जाएगा, फिर इस पर आएगा कंट्रोल, फिर से चलेगा ये लूप, जब तक कि ये खुद 12 से पार न चले जाए। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो चलो देखो पहली बार चला है तो आई की वैल्यू है 6, यानी रो नंबर 6 में चले जाओ। पहले सेल्स के लिए आप रो नंबर बोलते हो, फिर कॉलम नंबर बोलोगे। तो जे की वैल्यू है मेरे भाई 2, यानी रो नंबर 6 कॉलम नंबर 2, यानी आपका कंट्रोल यहाँ पे है, यानी इस वाली सेल को बोल रहा है। ऐड कर दो, टेम्प में 0 है तो ये +0 किया, 2 + 0 तो 2 ही हुआ, चला गया टेम्प में। फिर से जे लूप का जे पे पहुंचा, फिर से जे लूप, अब की बार जे की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, ठीक है। आई की वैल्यू अभी भी कितनी अच्छा है, जब तक कि यहाँ पे नहीं पहुंचेगा आई नहीं बढ़ेगा अपने से। तो इसका मतलब है कि अगेन रो नंबर 6 में ही हो, लेकिन कॉलम नंबर 3 में हो तो यहाँ पर आ चुके हो 8 पर। तो 2 पहले से टेम्प में बैठा है, ठीक है। तो 2 + 8 हो जाएगा 10। फिर से चला एक बार और, जे की वैल्यू हो गई है आपका 4, यानी इस पर आ गए कॉलम डी में। तो रो नंबर अगेन अभी भी वही है आपका 6 ही है, आई की वैल्यू नहीं बदला जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो अगेन 10 हुआ था, वो टेम्प में जाके स्टोर हो रहा है हर एक बार, तो ये भी टेम्प ही है। तो 10 + 8 18 हो जाएंगे, फिर 3 होगा, फिर लास्ट में 3 होगा। अब की बार जे की वैल्यू हो जाएगी 6, हो चुकी है जे एफ पे पहुंच के। फिर यहाँ पे आएगा, जैसे ही नेक्स्ट जे इसे 7 बनाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा तो लूप खत्म ये वाला।
फिर इस पे आ गया, अब हो गया आई की वैल्यू 7, पहले बार 6 थी, अब 7 हो चुका है, यहाँ पर आया, फिर से जे चलेगा। अब ये लिखा है ना, ये मत समझ लेना कि 7 हो गया था तो खत्म, अब ये फिर से शुरू होगा ना तो हमेशा यहीं से शुरू होगा, 2 से। आपने लिखा है ना जे बराबर 2, ठीक है। तो कॉलम नंबर 2, अब इस पर चक्कर लगेगा, आई की वैल्यू हो चुकी है 7। अब कॉलम नंबर 2 जो कि जे की वैल्यू है, तो अब की बार ये कहेगा भैया रो नंबर 7 कॉलम नंबर 2 की जो वैल्यू है जितना हुआ था उसमें ऐड करते चलो। तो इस तरीके से ऐडिंग होती रहेगी और आपका ये लूप इसी तरीके से चलेगा। देखो अंदर वाला लूप पूरा चला और यहाँ पे देखोगे 24 हुआ होगा, अगर आप इन्हें जोड़ के देखो तो ये 24 बनता है, तो देखो 24 बन रहा है। तो इस तरीके से ये लूप आपका चलेगा। आपको यहाँ पर 2 लूप लगानी पड़ेगी, एक लूप रो में चला रहा है, एक लूप कॉलम्स में चला रहा है आपके लिए। तो 174 हो रहा है, अगर आप इन्हें सेलेक्ट करोगे तो 174 होगा। चलो, मैंने बोला था इसकी प्रैक्टिस करना, नहीं करे होंगे कोई नहीं, बट इसका प्रैक्टिस टाइम निकाल के करो। अब देखो जो फॉर ईच लूप चलाऊंगा उसकी क्या है ब्यूटी, बहुत मस्त है। मैंने बोला था कि देखो फॉर ईच, अब देखो ये नाम मैं यूज नहीं कर सकता, मैं लूप लिख रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था आपको कि आप इसमें से ना कोई भी लूप चला के ना किसी दूसरे लूप का भी काम करा सकते हो। जैसे आपने खाली फॉर लूप पढ़ा है, फॉर ईच लूप नहीं आती, तो ऐसा नहीं है कि वो काम फॉर लूप नहीं करेगा, वो भी कर सकता है, अभी मैंने करा के दिखाया आपको। बट फॉर ईच लूप अभी देखोगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है। तो देखो मैं कहता हूँ 2 रेंज लूँगा मैं कहता हूँ डिम, मैं इसका नाम रख देता हूँ मैं माई रेंज। आपका जो मन करे वो नाम रखो, आप फ्री हो उसको रखने के लिए। और ये रेंज होगा, इसका डेटा टाइप रेंज ले रहा हूँ मैं। ये रेंज भी एक ऑब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप। तो ऑब्जेक्ट लिखोगे तो देखो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। अभी मेरे इस वीडियो को ये बात नहीं पता लग रही है कि ये जो माई रेंज है एक्चुअल में वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। वो शीट को स्टोर कर लेगा या पीवट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा या किसी इमेजेस को स्टोर कर लेगा या चार्ट को स्टोर करेगा या किसी फाइल को स्टोर करेगा। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकती है, बट जब आप इसे रेंज लिखोगे तो इसे बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने अंदर रेंज स्टोर करना है, रेंज के अलावा शीट को वो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, एक सर बोलो बोलो कोई नहीं, सर हेलो। बोलिए बोलिए। सर ऊपर वाले में जो आपने बताया ना, वो जे वाला लूप थोड़ा और एक बार बताइए ना। जैसे कि आई वाला जो है वो आप 6 to 12 लिए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमने शीट में देखा तो वो 6 से लेके 12 तक है, तो उस हिसाब से हम उसका लूप घुमाए हैं, राइट। बिल्कुल हाँ। जे वाला थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। चलो ये देखो, मैंने बोला था मान लो आई की वैल्यू पहली बार चल रही है ना, पहली बार आई की वैल्यू, मैं चाहूंगा सारी कॉलम्स की वैल्यू को जोड़ा जाए, इस तरीके से चले। पहली बार जब चीज चले तो इतना चले, यहाँ से यहाँ तक चले। तो ये कॉलम्स में चल रहा है, तो ये कॉलम नंबर बी में हूँ मैं, बी से लेके एफ कितना अच्छा है ना। तो 2 से लेके अच्छा हाँ 6। वहीं मैं ये जे को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जब पहली बार आई की वैल्यू चलेगा पहली बार, तो ये यहाँ से यहाँ तक चले, ये खत्म होगा, तो मैं कहूँगा आई की वैल्यू बढ़ जाए, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब अगली रो में पहुँच गए, फिर से जे चलेगा अब, तो मैं कहूँगा फिर से जे यहाँ से यहाँ चले, तो 2 से 6 चलता रहेगा। तो देखो ये 2 से 6 बार चला रहा हूँ ना। कॉलम नंबर बी होता है 2, कॉलम 2 है, यहाँ पे कॉलम नंबर 6 होगा ना। एफ कौन सा कॉलम होता है, 6वां कॉलम है ना मैडम। तो 6 बार चलाऊंगा ना, नहीं समझ आ रही है आपको। हाँ हाँ आप क्लियर है, वो जे वाला लूप समझ में नहीं आ रहा था। अरे जे को ही तो चला, ये वाला हम वो जो
तो चला कॉलम वाइज जा रहा है तो हम उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यही ठीक है। अब मैंने आपके सहूलियत के लिए ज़्यादा आसान करने के लिए ऐसा लिखा है, बट देखोगे लोग इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। चलो, अगर मैं इसे, कुछ लोग ऐसे भी सोच के इसे लिख सकते हैं, दोनों के मतलब में कोई फर्क नहीं है। ये मेरा अंदर वाला 7 बार चलना चाहिए, जो 7 बार है, तो इसे मैं कहूँगा कि ये 1 से लेके 7 बार चले, या 0 से लेके 6 बार भी कर सकते हो, फ्री हो कहने के लिए। इसे मैं कहूँगा 1 से लेके जो 5 बार चले, ठीक है। बट मैं कहूँगा, अगर देखो मैं कहूँगा कि तुम्हें इसे ऐड करना है, तो अभी मान लो पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, तो ये पॉइंट कर जाएगा इसे, हमें इसे पॉइंट कराना है। तो आई में इसकी क्या पोजीशन होगी बताना जरा मुझे। तो इसे कहोगे आप आई की वैल्यू 6 होनी चाहिए, कॉलम की वैल्यू 2 होनी चाहिए, लेकिन आई की वैल्यू 1 है, क्योंकि आप 1 से चला रही हो, तो इसे कहोगे कि भाई आई की वैल्यू जो है मेरे ना वो +5 हो, और जे की वैल्यू मेरी +1 हो, ठीक है। ये भी वही आंसर देगा, लिखने का तरीका बदल गया। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 में 5 कर दोगे तो ये पहुंच जाएगा रो नंबर 6 पर, नहीं तो इसे समझ में आएगा रो नंबर 1 में ही बैठा रहूं मैं। वैसे ही जे की वैल्यू आपने अब की बार 2 से ना चला के 1 से चला रही, पिछले वाले में अब 2 से चला रही थी, ठीक है। 1 से चला रही तो इस कॉलम को पॉइंट करेगा, कॉलम 1 हम बोले ना कि मैं 1 से चला रहा हूँ लेकिन कॉलम मेरा 1 से आगे है, तो मैं इसमें 1 ना इंटेंशनली ऐड कर रहा हूँ, ये भी परफेक्ट आंसर देगा। अच्छा, एक ही नाम हो गया, इसको 2 कर दो, तो देखो ये भी 174 दे रहा है। तो ये लिखने का तरीका है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट इसे खुद से विचार करोगे ना तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दूंगा मैं, कुछ नहीं है, बट लेकिन एक बार विचार करोगे तो आप अपने से लॉजिक सोचोगे कि ये बढ़ कैसे रहा घट कैसे रहा ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोशिश करना, नहीं होगा तो बताऊंगा मैं। चलो, नाउ नेक्स्ट जो है आपका फॉर इच लूप सिखा रहा हूँ मैं। तो देखो फॉर इच लूप में क्या है, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट पर चलता है, हमें इसे नहीं बताना होगा कि तुम्हें कितनी बार चलना है कितनी बार नहीं चलना है। तो देखो मैंने बोला है कि वेरिएबल में सीधा आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, बराबर करके कुछ भी लिख दो, वो वेरिएबल में असाइन हो जाता है। लेकिन जब मेरा ऑब्जेक्ट टाइप का होगा तो आपको सेट लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं सेट माई रेंज। माई रेंज में क्या आ जाए भाई, मैं कहूंगा रेंज आ जाए मेरी B2 से लेकर, अरे B6 से लेकर, ये क्या है F12 तक की पूरी वैल्यू चली जाए। B6 से लेकर F12 पूरा चला जाए। मैंने ये नहीं बोला कि वैल्यू चली जाए, मैंने सीधा रेंज ही भेज रहा हूं मैं, कितनी रेंज ना माई रेंज बन जाए भाई, ठीक है। बस आपका काम हो गया। अब लिखोगे फॉर ईच, तो देखो मैंने बोला रेंज ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रेंज होंगे। इसमें जैसे एक अपने आप में ये भी रेंज है, ये छोटा सा सेल है, ये भी C6 D6 E6 F6, फिर ये D7 C7 so on, ये छोटे छोटे जो है ना सेल, ये बड़े पार्ट का छोटा पार्ट में ऐसे चलेगा, यानी कि बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, उसके एक एक एलिमेंट को पिक करेगा, तो इस तरीके से चलेगा। तो मैं कहूँगा कि जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला इन माई रेंज, बहुत आसान है, इसे आप समझो। नेक्स्ट
बस नेक्स्ट लिखने का मन करे लिखो ना, टीनी रेंज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ऐसे लिखा जाता है, नहीं लिखोगे नेक्स्ट के आगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये वाला देखो इस तरीके से चलेगा, पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ पे मैं मान लो टेम्प अगेन ले लेता हूँ मैं, मुझे भी मान लो यहाँ पे जोड़ना है। अरे ये इंटीजर होगा, तो मैं कहूँगा कि टेम्प बराबर टेम्प में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो भाई, टीनी रेंज। लेकिन रेंज को थोड़ा ना ऐड करोगे, कहोगे उसकी जो वैल्यू, उसकी वैल्यू को ऐड कर दोगे तो डॉट वैल्यू लिख दोगे। देखो वीबीए ना काफी स्मार्ट है, छोटी मोटी गलती को आपके ना वो काफी हद तक को संभाल लेता है वो। तो अगर वैल्यू ना लिखता तो भी मेरा काम चल जाता। और फाइनली जब सारा जुड़ जाएगा तो मुझे आंसर देखना भी है, तो मैं मैसेज बॉक्स से देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो ये किस तरीके से काम करेगा आपके लिए। अब बड़ा वाला जो रेंज है B6 से लेके F12 तक, तो इसमें से एक सेल की वैल्यू पिक करेगा, ये एक एक सेल की वैल्यू पिक करता रहेगा उसमें से। पहली बार हमें ये चीज़ नहीं पता है, एक चीज़ बता दूं कि ये पहली बार तो देखो पता है कि ये इसकी वैल्यू पिक करेगा, ये पहले इधर चलेगा या इधर चलेगा, आप इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकता है ये ऐसे चलता हो, पहले 2 का जुड़ेगा, फिर 10 का, फिर 1 का, 5 का, 9 का, 1 का, फिर ये इसका जुड़ेगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलेगा। नॉट श्योर। आप ये भी नहीं कह सकोगे कि ये पहले इधर से चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर, फिर इधर से जोड़ेगा, इधर से जोड़ेगा, इधर से, इधर से, इधर से। हम ये चीज़ें ना एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता, बस इतना जरूर पता है कि इस रेंज के एक एक आइटम को वो पिक करेगा। ठीक है, और ना ही वो हमें कभी जानने की जरूरत है, देखना चाहोगे तो देख लोगे, पता लग जाएगी आपको कि किसे चला रहा है किसे नहीं। ठीक है, इस पर मैं माउस रखूंगा तो देखो बता रहा है, सबसे पहले इसने 2 को जोड़ा है तो जोड़ दिए। अब की बार देखो 8, यानी ये इधर को चल रहा है, 2 के बाद 8 जोड़ा, इधर चलेगा यहाँ तक, फिर खत्म हो जाएगा, फिर 10 वाले लाइन में चलेगा ऐसे। मैसेज बॉक्स में टेम्प होगा ना। ठीक है, तो देखो ये जोड़े जा रहा 24 तक पहुंच गया है। इसमें पूरी रेंज पर चलेगा, एक एक पिक करेगा, इसे रो कॉलम में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना किसी को? नहीं सर। चलो, इसी चीज को अगर आप मान लो लिखते हो कुछ इस तरीके से, चलो इस बात को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अरे डिम लिखा ही नहीं मैंने। सिलेक्शन, ठीक है, सेलेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि उसका नाम है, वो यूज करता है सेलेक्ट करके एक सेलेक्ट 12 लिख दी मैंने, इसके अंदर ये लिख दिया मैंने। तो मैं सपोज मान लो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, या इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने मतलब वो काम नहीं करेगा, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, मैं जरूरत नहीं है। आप रखना चाहो तो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह देता हूँ कि सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब कि जितना रेंज आपने सिलेक्ट करा है, मान लो मैंने इतना रेंज सिलेक्ट करा है, ठीक है, तो इतने पर ही लूप चलेगा। देखो ये 56 है ना, तो मैंने ये इसे बोला नहीं कि B6 से लेके D9 तक, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ इसे, मैंने सिलेक्शन बोल दिया। तो इसका मतलब कि शीट पर जितना रेंज आपने सेलेक्ट करा होगा ना, उतने रेंज पर ये काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बनाया
और रन करोगे तो देखो जो 56 बता रहा है जितने को मैंने सेलेक्ट करा था। ठीक है ना, कुछ यहाँ पे सब यू केस सेलेक्ट लिखता हूं मैं। अपर केस में मुझे हाइफन नहीं चलेगा, इसका अंडर स्कोर चलेगा सर। यहाँ पे मैंने कर दी और इसे मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं सीधे डायरेक्टली वही कर रहा हूँ। अब चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो सिलेक्शन, सिलेक्शन करके लिखा आपने कि जितना रेंज आपने सेलेक्ट करे हो माई रेंज में चलेगा। ये भी लिखने का तरीका सही है कि जो सेलेक्ट था वो भी तो अपने आप में रेंज ही था। ठीक है, तो ये भी लिखने का तरीका बढ़िया है आपका, जैसे कंफर्टेबल हो। बट मैं ये नहीं लिखता हूँ, मैं टाइपिंग से थोड़ा बचना चाहता हूँ, मुझे कम अच्छा लगता है टाइप करना। और मैं इसे कर देता हूँ सेलेक्ट, यानी सिलेक्शन, जितना मेरा सिलेक्शन है माउस से आपने जितना सेलेक्ट करे हो उस रेंज को। चलो यहाँ पर कहीं और पे काम करके दिखाता मैं। यहाँ पर ना सपोज मान लो कुछ ABCD लिख देता हूँ मैं। 65 से लेके कितना चलता है भाई, 92। uh, 92 नहीं, ये 90 ही होगा तो फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, चलो इसमें अपर केस लोअर केस है। मैं आपको कहता हूं कि मैं ना इतने को अपर केस में बदलना चाहता हूं या लोअर केस में मैं बदलना चाहता हूं मैं। तो मैं क्या काम करूंगा, इन सब को सेलेक्ट करके इतने को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। मैं इतने को, जितने को सेलेक्ट करूंगा उतने को मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि जो छोटा छोटा जो रेंज आ रहा है ना उसी रेंज पर उसी रेंज की वैल्यू लिख दिया जाए। तो क्या कहूंगा, टीनी या रेंज बराबर उसे अपर केस करो और टीनी रेंज को टीनी रेंज में बदल दो, लेकिन अपर केस करके या लोअर केस करके भाई। समझ में आया? तो देखो जितना सेलेक्ट करूंगा उतना ही अपर केस में बदलेगा। तो अपर केस में बदल गया, या मैसेज बॉक्स वाले की जरूरत नहीं, जीरो फालतू में छाप रहे हैं। क्लियर है? हाँ ओके। ठीक है, तो अब जितना सिलेक्शन लोगे ना सारा ही वो अपर केस या लोअर केस में कर देगा वो। आप रन करो, इसके अंदर माउस रखना है, रन करो, अपर केस हो गया। यल केस कर दोगे तो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए जो वर्क करेगा सिलेक्शन।
तो इसे चाहोगे तो आप फॉर लूप से भी कर सकोगे, खाली फॉर लूप लगाओ। बट बेस्ट तरीका है कि आपके पास जब ये दिया गया है फॉर ईच लूप, तो क्यों लगाना है फॉर लूप, दो दो लूप लगानी पड़ेगी, एक रो में चलेगी एक कॉलम्स में पूरा करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चंस जो मैंने दिया था कि सारे शीट का नाम आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो सारे शीट का नाम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो अब देखो, अभी आपने एक एक रेंज पे चलाया, अब ये आपको शीट पर चलानी है। तो शीट जो होता है मेरा, देखो जब आप शीट बोलते हो तो एक शीट होगी, अब वर्कशीट्स बोला जाता है। धीरे धीरे इस पैटर्न को समझने लगोगे आप लोग भी। तो मैं यहाँ पे सब कर देता हूँ, शीट नेम छापना है आपको, यानी A1 A2 में। तो मैं क्या कहूँगा भाई, एक वेरिएबल ले लूँगा मैं, डिम SHT एज, आप मैं इसे देखो ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, कंफ्यूज मत होना इससे आप लोग। ठीक है, तो मैं कहूँगा फॉर ईच SHT इन वर्कशीट्स। वर्कशीट्स का मतलब हो गया बहुत सारी सीट, यानी इस वर्कबुक में जितनी सारी सीट्स हैं, मेरा कहने का मतलब वो होता है। तो इसमें 10 सीट है, 50 सीट है, कुछ भी होंगी, उसमें से एक एक सीट को पिक करेगा ये वाला। वो खुद समझदार है, उसमें हम रेंज में ये वाला जो था बड़ा वाला रेंज था, तो उसमें से टीनी रेंज एक एक आइटम को पिक करा था। अब की बार शीट ले रहा हूँ मैं, तो ये वेरिएबल इसमें से एक एक आइटम को पिक करेगा। तो लिखना कहाँ है हमें, लिखना है हमें यहाँ पे भाई मेरे। तो पहली बार A1 में लिखेगा, दूसरी बार A2 में लिखेगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो A1 A2 A3 ऐसे बने। तो मैं कहूँगा मेरे भाई A1 A2 बने, तो मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल ले लूँगा, ये I इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा या घटाऊँगा। तो जो शीट है ना SHT बड़ी वाली शीट से, उसने एक सीट पिक करी, पहली वाली शीट पिक करेगी, फिर दोबारा चलेगा तो दूसरा वाला आइटम पिक कर लेगा। तो मैं कहूँगा उसका नाम दे दो, तो डॉट नेम कह दोगे। ठीक है, अब ये आई है जो कि इसकी वैल्यू मैं डिक्लेयर करके इंटीजर कह दूंगा मैं। और पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, आई बराबर 1 नहीं लिखोगे तो आई बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे फिर हम ऐसे लिख देंगे कि आई बराबर आई प्लस मेरे भाई 1। ठीक है, देखो अगर मैं आई यहाँ पे इसलिए 1 लिख रहा हूँ मैं, पहली बार मेरा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू रहेगी 0, तो रेंज A0 भाई A1 होता है, A0 नहीं होता है, वो ओवरफ्लो कर देगा या बोलेगा कि सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ द स्कोप, बोलेगा कि रेंज A0 है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा मुझे। तो मैंने इसलिए 1 लिखा है, आई की वैल्यू 1, तो A1 में जाके SHT नाम का छाप देगा, जो शीट नेम ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है, या शीट 3 भी हो सकता है, बट जो शीट 1 है इस केस में भी। तो अब आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैंने आके बोला आई की वैल्यू जो 1 है ना, उसमें एक जोड़ दो, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। लूप दोबारा से चलेगा, तो अब आई की वैल्यू 2 है, तो A2 में जाके लिखेगा। इसे अगर आप भूल गए गलती से ना, तो नोटिस करोगे A1 में ही लिखेगा, पहले लिखेगा शीट 1, दोबारा से जाके अप्रैल लिख देगा A1 में, और वो जो आपकी शीट 1 थी वो मर गई, उसके ऊपर लिख दिया, फिर उसके एक बार और चलेगा शीट 3 लिख देगा, तो आपको वहाँ पर एक ही आउटपुट दिखाई देगा। तो ऐसा मैकेनिज्म बना लेना कुछ भी लेके कि A1 A2 A3 इस तरीके से आगे चले। चलो, तो देखो इससे चलो कितना आसानी से लिख देगा आपके लिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को, क्लियर ना? हाँ सर, बात क्लियर हाँ है। सर। चलो, इसी तरीके से आपके पास और भी चीजें ऐड ऑन होंगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरी एक और वर्कबुक खुली हुई है, एक एक्सेल खुली हुई है मेरी, 2 एक्सेल हो सकती है, 3 एक्सेल हो सकती है, 4 एक्सेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक देखो वर्कशीट्स डॉट काउंट कह दूंगा, तो ये मुझे बता देगा। चलो अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, मैं इससे कमेंट कर सकते हैं हम इसे,
इस लूप को दीक्षा ने जब असेसमेंट भेजी थी तो कुछ इस तरीके से करके भेजी थी। उसने फॉर लूप से बोला था, फॉर लूप से करी थी। तो अभी 3 लिखोगे तो 3 बार ही चलेगा। मैं चाहता हूँ कि और भी सीट होना तो सबका नाम चले। पिछले बार में मैंने दिखाया था तो उसी को दिखा रहा हूँ मैं कह देता हूँ फॉर i = 1 टिल वर्कशीट्स, यानी जितनी सीट है उसका काउंट कर लो। तो ये देखो 3 सीट है तो पूरी सीट का काउंट करेगा 3, तो ये अपने आप 3 बार चलेगा ये लूप। तो मैं लिखूंगा रेंज क्या लिखोगे भाई, वर्कशीट्स ब्रैकेट में आई, अरे हाँ वर्कशीट्स लिखोगे, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई कोई भी। और इसके आगे क्या लिखोगे, उसका नाम, तभी तो पता लगेगा कि वो उस सीट का क्या ले रहे हो आप, नाम ले रहे हो, उसे हाइड कर रहे हो, लिखना पड़ेगा आपको। नहीं लिखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है पकड़ भी ले, नाम लिख दे, बट लिख देना, इंश्योर हो आप कि वो वही चीज़ उससे चाह रहे हो। ठीक है, अब आई की वैल्यू तो जो खुद ही बढ़ा रहा है, मुझे तो बढ़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसकी वजह से जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे हो तो i = 1, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये भी वही काम करेगा। तो पहली बार जो था 3 बार चलता था, तो देखो ये नाम छाप देगा फटाक से। नेक्स्ट नेक्स्ट छूट गया। अच्छा, ठीक है, तो अब देखो ये भी छपवाओगे तो ये भी छापेगा। अब इसमें कोई और सीट भी ऐड करोगे, जितनी सीट मन करे उतनी सीट आप ऐड करो। ठीक है, और इसका जैसे मैं लिख देता हूँ मैं मंडे। तो नोटिस करिएगा ये अब की बार कितनी बार चलेगा भाई, 5 बार। वो इसने काउंट कर लिया, वो आपको यहाँ पे हाथ से 5 लिखने की जरूरत नहीं है, मैनुअली खुद काउंट करेगा 5 बार। जो समझ गया सीट मेरी 5 है तो 5 बार चलेगी। तो देखना सारे सीट का नाम लिख देगा यहाँ पे। यही काम आप फॉर ईच लूप से भी करवा सकोगे, वैसे भी करवा सकोगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक निकाल के देता हूँ, बढ़िया सा कोड है, उसमें 100 कोड्स हैं अभी भी। इसे आप देखना जरूरी है, 116 कोड है इसमें, बढ़िया कोड है। डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है क्या यार इसे, हाँ है डाउनलोड करने का ऑप्शन। स्पैम स्पैम तो मैं तो कहीं चला गया भाई।
अच्छा, वो पेज ही हटा दिया इन लोगों ने। नहीं, पेज नहीं हटा गया, उसका कोड बदल गया होगा, सॉरी। चलो मिल गया, ठीक है। तो इसे एक बार जरूर गो थ्रू करना है, कोशिश करना है इसके कोड को लिखने की, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है और देखो ये इसमें 116 कोड लिखे हैं उसने, मोस्टली सब में लूपिंग का यूज करा है उसने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पहला कोड है, देखो ये फॉर ईच लूप चलाया है, ये बोला कि जितनी एक्सेल है उन सारी एक्सेल को क्लोज करेगा, ठीक है। बट ध्यान रहे, आप सारे को क्लोज कर दोगे तो एक गलती हो जाएगी आपसे। चलो मैं कुछ एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। मैं, ये मेरी एक एक्सेल है, इसी तरीके से मैं बहुत सारी एक्सेल पहले इसे सेव करूँ ना, ये कोड ही बंद हो जाएगा, ये भी बंद होने वाला है मेरा। बुक वन नाम इसका याद रखिए। चलो ये एक एक्सेल है, अपने बहुत सारे एक्सेल ओपन करवा देता हूँ मैं आपके लिए। मैं चलो जैसे मान लो मेरे इतने एक्सेल ओपन है, इतने एक्सेल ओपन करवा दिया मैंने। चलो देखो इतनी सारी एक्सेल ओपन है, अब हर एक एक्सेल को आपको क्लोज करनी है। तो आपको मैं कहता हूँ कि इसके लिए मैक्रो लिखो। तो चलो इसके लिए देखो मैक्रो कैसे लिखोगे, उसने भी लिखा है बट मैं भी लिख के दिखाता हूँ। मैं सब क्लोज एक्सेल, तो ये जो वर्कबुक है, तो फॉर ईच लूप की मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरा लूप कितनी बार चलाना है, जब लेकिन कलेक्शन में चलाओगे तो आप वर्कबुक्स बोलोगे तो जितनी सारी वर्कबुक्स है ना उतनी बार चलेगा। और एक करके छोटा सा वेरिएबल नाम कोई ले लोगे जो हर एक उस ऑब्जेक्ट का एक एक को पिक करेगा और उस पर वो एक्शन करेगा, यानी एक एक फाइल को वो क्लोज करेगा। आपको लगता होगा जैसे आप जब रियल लाइफ में जब आप काम करते हो तो देखो आप क्या करते हो, आप इतना सेलेक्ट करते हो और ऐसे जाके क्विकली कलर करते हो, कलर हो गया। बट एक्चुअल में ना ये लगेगा आपको कि ये एक बार में हो गया कलर, नहीं, ये एक बार में नहीं होता है, बट इतनी तेजी से होता है आपको लगता है कलर करते ही सारे इकट्ठा कलर हो गए। वो एक एक करके कलर हो, पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, एक एक करके करता है वो हर एक केस में, बस तेजी से होता है, आपको लगता है कि सारे वन गो में हो गए। तो वैसे ही सबको क्लोज करना होगा तो वो एक एक ही क्लोज होंगे, बट मेरा मैक्रो चलेगा तेज तो इसलिए लगता होगा कि सारा न एक ही झटके में हो गया। तो चलो मैं एक वेरिएबल लूँगा जो सबको हैंडल करेगा, सबको एक एक आइटम को पिक करेगा। तो मैं ले लेता हूँ WB एज क्या है मेरी, इसे देखो वर्कबुक बोलते हैं, एक एक्सेल वर्कबुक है, उसके अंदर कई सारी शीट्स होती हैं, ठीक है। तो मैं एज ए वर्कबुक लूँगा मैं। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, जिस केस में नहीं समझ आएगा तो आप ऑब्जेक्ट भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ले सकोगे आप। तो मैं कहता हूँ फॉर WB इन और ईच WB इन वर्कबुक्स, वर्कबुक्स बोल रहा हूँ मैं, और कह दूंगा नेक्स्ट। क्या कहोगे आप, WB डॉट क्लोज।
अब देखो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। एक छोटा सा कंडीशन लगाना पड़ेगा मुझे। देखो हम जो कोड लिख रहे हैं ना, इस बुक 1 वाले में लिख रहे हैं, तो बुक 1 भी तो अपने आप में एक वर्कबुक है। तो पहली बार चलेगा तो जितनी सारी खुली हैं उसमें से कोई एक फाइल को पकड़ेगा, उसे क्लोज करेगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा, फिर अगले वाले को पकड़ेगा, फिर उसे क्लोज करेगा। बट अगर क्या हो, अगर जिस फाइल में मैंने कोड लिखा है और मान लो ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कहीं पे भी आज खुद क्लोज हो गया, तो बाकी की फाइलों को क्लोज कौन करेगा? क्योंकि वो फाइल क्लोज होती है, जो कोड भी गया, बंद हो गया ना, तो उसे कोई नहीं क्लोज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि तुम क्लोज करो, लेकिन जिस फाइल में मैंने कोड लिखा है ना वो तो ना बंद करो, क्योंकि वो बंद होते ही सारे बंद हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा इफ wb डॉट नेम डज नॉट इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट नेम, देन क्लोज, नहीं तो भैया एंड इफ कर दो। बात समझ में आई? नहीं समझ में तो पूछो, बता दूंगा मैं। सर और एक बार रिपीट करिए। देखो ये वाला कोड अगर बंद हो जाएगा, ये वाला कोड लिखा है बुक 1 के अंदर है ना, अरे ये बुक 1 लिखा है ना मैडम, हाँ हाँ मॉड्यूल हाँ में ये हाँ। बुक 1 वाली फाइल के अंदर लिखा है मैंने। तो जब एक्सेल मान लो, जब मेरा कोड चलता, अगर ये मैं नहीं लिखता इफ की कंडीशन, उस केस में बता रहा हूँ मैं, सिंपली यही होता, पहले यही लिखा था मैंने। तो चलेगा तो जितनी एक्सेल यहाँ पर फाइल ओपन है, हर एक वर्कबुक को wb पकड़ेगा और फिर यहाँ पे लिख लो wb डॉट क्लोज करेगा। तो अगर मान लो ये वाली फाइल भी तो wb बनेगी एक बार ना, सारे वर्कबुक जो खुले हैं, तो ये भी क्लोज हो जाएगा। अब ये कोड भी तो क्लोज हो गया ना, बाकी की फाइलों को कौन बंद करेगा फिर? तो मैंने इसलिए लिखा है कि चलो wb का नाम, मान लो wb का नाम पहली बार ये चला लूप, तब की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि wb का नाम मेरी इस फाइल, यानी जिसमें कोड लिखते हैं ना, उसको दिस वर्कबुक बोलते हैं। तो मैंने कोड लिखा है बुक 1 में, तो मैं बोल रहा हूँ कि wb का नाम मान लो यहाँ से चल रहा हो या ऊपर से चल रहा हो। मैंने बोला देखो पहली बार जब पिक करेगा तो wb का नाम आ जाएगा बुक 1 आ गया। तो बोला बुक 1 क्या मेरे इसके नाम के बराबर नहीं है क्या? तो बट है एक्चुअल में, है ना, तो जब फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो आप? नहीं समझे? हाँ हाँ समझे सर। चलो, तो फिर ये इसके अंदर नहीं जाएगा जब फॉल्स हो गया, तो क्योंकि नॉट लिखा है आपने, नोट करके आपने किया तो हाँ इसलिए उसके अंदर वो इसके क्लोज अंदर नहीं। नहीं गया। अगर इसके अंदर वो ट्रू होते चला जाता तो फिर क्लोज होता। फिर दोबारा से अब इसका नाम पिक करेगा, इसका नाम लिखा है dsum एंड pivot। अब कहेगा क्या इसका नाम dsum एंड pivot जो है इस वाले यानी बुक 1 के बराबर है क्या? नहीं है, यानी कि नहीं बराबर है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका नाम है dsum एंड pivot, इसका नाम है बुक 1। तो ये ट्रू हो जाएंगे, तो ट्रू होते इस पे आएगा, क्लोज कर देगा, ये वाला क्लोज हो जाएगा। फिर वैसे इसको पकड़ेगा, कहेगा कि ये भी इसके नाम पे नहीं है तो ये भी क्लोज कर दो। जैसे ये वाला नाम मिलेगा, ये इसके अंदर नहीं घुसेगा wb क्लोज के, उसे नहीं क्लोज करेगा, बाकी को क्लोज करेगा। तो चलो देखो, तो देखो बुक 1 है बता रहा है, देखो उसके अंदर नहीं गया, नहीं तो बंद ही कर देता तो कोड ही बंद हो जाता है। अब देखो इसे क्लोज करेगा, इसका नाम है एक्सेल असेसमेंट, यानी इसको पकड़ा हुआ है, इसे क्लोज करेगा। तो देखो वो क्लोज हो गई। ये बोल रहा है सेव करने के लिए सेव करो, तो मैंने डू नॉट कहा। तो जब यहाँ पे क्लोज करते हो ना, तो यहीं पे लिख दो सेव चेंजेस, वो लिखता है, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं मेरे भाई। सेव चेंजेस, अब ऐसे करके लिखना है फॉल्स, यानी नहीं करवाना है सेव मुझे। यस कह दोगे तो यानी ट्रू कह दोगे तो सेव कर लेगा,
अगर ऐसे नहीं लेगा तो ऐसे कर देना, तो ले लेगा। ठीक है, अब देखो नहीं पूछेगा, वो जो चमक क्या रहा था पूछने के लिए ना, मैंने बोला फॉल्स, तो अब नहीं पूछेगा। अब ऐसे F5 कर देता हूँ, सबको उसने देखो बंद कर देगा। कुछ नहीं बंद हुआ क्या? ये भी बंद होना चाहिए, क्यों नहीं बंद हुआ? अच्छा, ये प्रोटेक्टेड मोड में है इसलिए नहीं बंद हो रहा है, सॉरी। ठीक है, अब रन करोगे वो भी बंद होंगे, प्रोटेक्टेड मोड में थे इसलिए नहीं बंद हो रहे थे, सारे बंद हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आपको शीट भी डिलीट करनी होगी, तो शीट भी आप डिलीट कर सकोगे। डेल शीट लिखा मैंने। अब की बार मैं देखो शीट की बात कर रहा हूं, तो सारी शीट डिलीट हो जाएंगी तो ये फाइल ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो किसी एक शीट को तो मुझे बचा के रखना पड़ेगा भाई। तो मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इफ SHT डॉट नेम डज नॉट इक्वल्स टू शीट 1। एक मैं बचा लेता हूं, मैं किसी का भी नाम दे के बचा लो, कि मैं बोलूंगा कि जब ना शीट 1 नाम आए तो तुम उसे मत क्लोज करना। सिंपली मैं ये चीज बोल रहा हूं मैं, एंड इफ लिख दिया आपने, और यहाँ पे कह दोगे SHT डॉट डिलीट। क्लोज तो सीट होती नहीं भाई, डिलीट होती है। ठीक है, ये सीट कहाँ क्लोज होगी, डिलीट होती है। ठीक है, तो चलो देखो इसे रन करेंगे हम। तो जब शीट 1 होगा तो मैंने बोला उसे छोड़ दो, बाकी सबको डिलीट करो। तो देखो ये डिलीट होने पे ये चीज़ छप के आती है चमक के। ठीक है, ये बार बार आएगा, ये चीज़ें बताएगा कि जब इसे डिलीट करोगे तो इसे अंडू नहीं कर पाओगे आप, ये यही बातें बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ कि तुम डिलीट कर दो, लेकिन ये बार बार अगली शीट के लिए भी आएगा ना, तो हम यहीं पे, आप चाहो तो लूप के अंदर लिखो, बट बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे लिखो। वो जो चमक के आता है ना उसे आप बंद कर सकते हो, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स को फॉल्स कर दो। कुछ लोग ना यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि डिलीट से जस्ट पहले, यहाँ पे लिखेंगे। ये काम करेगा बट ये तरीका लिखने का गलत है, क्योंकि कंप्यूटर को ना बार बार एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ऊपर ही एक बार आपने बोल दिया कि अब तुम्हें मुझसे नहीं पूछना है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बार बार उसे ये चीज़ बता रहे हो, तो इसे कंप्यूटर बार बार पढ़ रहा है, उसे पढ़ने में उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ना लिखो इसे। लूप मेरा जितनी बार चलेगा बार बार पढ़ेगा, मैं नहीं चाहता कि वो बार बार पढ़े। मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट ध्यान दीजिएगा जब ये फॉल्स कर रहे हो तो उसे याद से चालू भी कर देना, क्योंकि जब आप उसे आपने ऑफ करा है ना, तो अगर मैं किसी सीट को डिलीट करूँगा यहाँ से तो भी मेरे से नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी तक ही रहेगा। ठीक है, तो उसे चालू कर देना ध्यान से, नहीं तो वो कभी खुद से नहीं चालू होगा। तो एक अच्छा तरीका है, नहीं तो अगली बार भी कोड कभी डिलीट करेगा तो आएगा नहीं, तो इसे चालू कर दो भाई। आपने उसे बंद करा है तब की बार से ट्रू कर दो, लूप खत्म हो गया, डिलीट वाला काम खत्म हो गया। तो एक अच्छा तरीका है ना कि उसे पहले जैसा बना दो। चलो अब देखो डिलीट रन करोगे कोड तो सीट 1 बच के सारी डिलीट हो जाएंगी। तो देखो सारे डिलीट हो गए बिना पूछे। तो सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये लिंक दे दूंगा या फाइल ही ले लेना, और आप यहाँ पे देखो सबको हाइड करना, अनहाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, इसकी प्रैक्टिस करना बढ़िया से। इसने देखो लूप चलाया हुआ है सब पर। अपने शुरुआत के टाइम में मैंने इसे बहुत प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो पूछ लीजिएगा मेरे से। देखो इस महाशय ने करा है, इसके अंदर ही लिख बैठा है। ठीक है,
डिलीट करने के बाद उसे चालू करा, बट अच्छा तरीका है कि लूप के बाहर लिखो। तो देखो, समझो, कोई चैलेंजेस आएगी तो पूछना मेरे से जरूर। जो जो आपसे रिलेवेंट है उसकी करना है, कुछ होंगे जो इरिलेवेंट होगी आगे देखोगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो मैं जो शेयर करता हूँ आप लोगों को, बाकी फिर मिलते हैं कल। मैं असेसमेंट भी शेयर करूंगा लूप से रिलेटेड बना के आज। ठीक है। पूछना है? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है कुछ। चलो नहीं आपको सर। मैडम